हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक और नई क्लास है जो कि हमारी सेल की है और इसके बाद लास्ट दो तीन क्लासें और बचेंगी जिसमें हम सेल का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों आज मैं फिर से तीन टाइप के सेल के बारे में बात करूंगा। एक दो तीन टाइप के सेल के बारे में बात करेंगे। यहाँ से चाहे आप यूपीपीसीएल टीजी 2 का पेपर दे दें या आप एएलपी का पेपर दें या आप कोई भी टेक्निकल का पेपर देंगे, चाहे वो आईटीआई का हो चाहे डिप्लोमा का हो, तो जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सारे सेलों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बुनसन सेल। बुनसन सेल में सबसे पहले हम बात करते हैं भाई एनोड की। तो एनोड इसमें कार्बन का बना होता है। पेपर में ये पूछता है कि भाई देखो, किसी भी सेल को जब आप पढ़ते हैं ना तो उसमें तीन से चार चीजें ही सबसे ज्यादा पेपर में पूछी जाती हैं कि भाई एनोड किस चीज का होता है, कैथोड किस चीज का होता है, इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का बना होता है। ठीक है ना। उसके बाद उसका वोल्टेज कितना है और वो कहाँ उपयोग होता है। बस पांच छह चीजें आपकी ये पूछी जाएंगी, उसी में आपका वो क्वेश्चन फंस जाएगा। चलिए अब हम बात कर रहे हैं भाई एनोड। एनोड किसका बना होता है दोस्तों? कार्बन का। कैथोड किसका बना होता है? जिंक का। इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करूं तो ये H2SO4 का होता है। किसका? H2SO4। वोल्टेज जनरेशन की बात करूं तो ये 1.9 वोल्ट जनरेट करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूं दोस्तों तो 0.8 ओम होता है और ये लेबोरेटरी में यूज होता है। कहां होता है दोस्तों? प्रयोगशाला में। क्या ये बात समझ में आई? प्रयोगशाला में भी ये हम बुनसन सेल का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं एक नए सेल की जिसका नाम है वेस्टर्न कैडमियम सेल। वेस्टर्न कैडमियम सेल की मैं बात करूं तो दोस्तों इसके एनोड की बात करूं तो एनोड इसका कैडमियम का बना होता है। कैथोड की बात करूं तो मरकरी का बना होता है। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्ट की बात करूं तो कैडमियम सल्फेट का बना होता है। ठीक है ना। वोल्टेज की हम बात करें तो 1.018 वोल्ट। कितना होगा दोस्तों? 1.018 वोल्ट। अब हम बात करते हैं इसका उपयोग है। ये स्टैंडर्ड सेल के भांति उपयोग करते हैं। स्टैंडर्ड सेल का मतलब ये होता है इसको एक रेफरेंस सेल के लिए यूज करते हैं। मतलब यहां से किसी भी सेल का वोल्टेज को मानने की उपयोगी करते हैं। क्योंकि देखिए ना आप 1.01 मतलब लगभग इसका 1 वोल्ट होता है। मतलब रेफरेंस वैल्यू कहां, कहीं से भी हम स्टार्ट करेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे। इसलिए ये ज्यादातर कहां यूज होता है? स्टैंडर्ड सेल की तरीके से। अब हम बात करते हैं ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। मतलब ये इतनी अच्छी बात है इसकी कि जब हम इसको कहीं भी यूज करेंगे ना तो स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि भाई इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा ये ईएमएफ। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों सेल की क्षमता। एम्पियर आवर में लेते हैं। देखो पेपर में बहुत सारी जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई किसी भी सेल की अगर आपको क्षमता देखनी है तो कैसे देखेंगे? एम्पियर आवर। एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं, दक्षता, तो वो एम्पियर आवर में ही देखी जाती है क्षमता। चलिए अब हम बात करते हैं भाई जो क्षमता है ना किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन पेपर में ये नहीं आएगा। पेपर में ये आएगा कि इसमें से कौन सी चीज क्षमता पे डिपेंड नहीं करती। मतलब क्षमता इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करती। ये पॉइंट क्लियर हुआ? किस पे डिपेंड नहीं करती। तो भाई किन किन चीजों पे डिपेंड करती है पहले तो ये पता हो। एक तो डिस्चार्ज रेट ऑफ बैटरी। किसी भी बैटरी की जो डिस्चार्ज रेट है उससे उसकी क्षमता इफेक्टेड होती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पे भी क्षमता डिपेंड करती है। ये बात समझ में आई? उसके बाद बैटरी के टेम्परेचर पे भी उसकी क्षमता डिपेंड करती है। क्लियर है? अगर ये तीनों चीजें बढ़ जाएंगी तो क्षमता के साथ क्या घटना घटेगी ये आपको कमेंट में मुझे लिखना है ना। तो पेपर में ये क्वेश्चन आएगा इनमें से किन चीजों पे क्षमता डिपेंड नहीं करती। तो डिपेंड किस पे नहीं करती वो आपको देखना पड़ेगा। किन किन पे करती है? डिस्चार्ज रेट ऑफ बैटरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बैटरी, इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेल की, दैट इज सोलर सेल। सोलर सेल को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फोटोवोल्टिक सेल। ये क्या करता है? जो लाइट एनर्जी है ना आपकी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब जो सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा जो है, प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किसमें बदलता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में। ये एक तरीके से कैसा है? फोटोवोल्टिक सेल। क्या है दोस्तों? फोटोवोल्टिक सेल। अगर मैं इसके ओपन सर्किट वोल्टेज की बात करूं तो 0.55 मिली वॉट होता है। मिली वॉट नहीं, मिली वोल्ट होगा, ये गलत हो गया है। मिली वोल्ट गलत लिख गया है। ओपन सर्किट वोल्टेज की बात करूं तो 0.55 मिली वोल्ट। कितना होगा दोस्तों? मिली वोल्ट। शॉर्ट सर्किट करंट की बात करूं तो 50 मिली एम्पियर लगभग इसकी शॉर्ट सर्किट करंट होगी। लाइफ क्या है? 25 से 30 साल। मतलब समझ रहे हैं? ये सेल मुझे लगता है आई थिंक इसकी जीवन काल सबसे ज्यादा है। पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा सेल है जिसका जीवन काल सबसे ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आई? तो वो है हमारा सोलर सेल। अगर मैं आउटपुट की बात करूं दोस्तों, आउटपुट पावर की, तो ये 50 से लेकर 125 मिलीवॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में वो कितनी पावर आउटपुट दे देता है? 50 से 125 मिलीवॉट। ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं जब लाइट पड़ती है इस पे, इस सेल पे जब लाइट पड़ती है तो वोल्टेज और करंट की वैल्यू तो डिक्रीज होगी। क्या दोस्तों? वोल्टेज और करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी।
ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो मुझे लगता है आई थिंक मैंने सारे की सारी चीजें आपको बढ़िया से समझा दी। मैं आपको बता रहा हूं ये क्लास आप सिस्टमेटिकली ले लेना और देखना, जब आप इस क्लास को देखेंगे और पेड जितनी भी क्लासें लेंगे आपको कोई भी पेड क्लास खरीदने की जरूरत नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिकल 2.0 देसी दवाई सीरीज है ना, ये आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा, इसमें एक एक चीज अच्छे तरीके से। क्या ये बात समझ में आई? तो मुझे लगता है आई थिंक आपको इसमें सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना? अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अब हम आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है चार्जिंग कंडीशंस, है ना। इन सारी चीजों को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों चार्जिंग कंडीशन ऑफ बैटरी। किसी भी बैटरी की चार्जिंग कंडीशन को किस तरीके से देखते हैं वो मैं आपको एक एक चीज अच्छे से समझाऊंगा, एकदम एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा आपको। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर कोई भी बैटरी फुल चार्ज है, कैसी है दोस्तों, कोई भी बैटरी अगर फुल चार्ज है तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो उसका सिग्नल हमेशा ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इलेक्ट्रोलाइट की 1.25 से लेकर 1.28 तक होगी और उसका जो वोल्टेज है वो 2.2 वोल्ट होगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छे से समझते जाना एक एक चीज। अब हम बात करते हैं, अगर कोई सेल हाफ चार्ज है तो उसके इंडिकेशन क्या होंगे, उसमें कलर कैसा होगा, येलो। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.20 से 1.23 तक रहेगी। अगर कोई भी चार्ज पूरे तरीके से डिस्चार्ज हो गया है, कोई भी जो सेल है वो पूरे तरीके से डिस्चार्ज हो गया है, तो उस समय हमारा वोल्टेज है वो 1.1 वोल्ट से नीचे आ जाएगा, मतलब 1.8 वोल्ट से वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे उसकी ग्रेविटी है वो 1.18 से और नीचे आ जाएगी और इस समय जो इंडिकेशन आएगा वो रेड कलर का आएगा। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट ये है ध्यान देने की कि जब भी हम किसी भी बैटरी पे काम में लेते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो बैटरी में क्रैक आने के चांसेस रहेंगे, बैटरी खराब होने के चांसेस रहेंगे, है ना। आपने देखा होगा जब आप पुराना जब मोबाइल आता था नोकिया वगैरह का, तो आप देखना उसकी बैटरी पहले फूल जाती थी, मोटी हो जाया करती थी, मालूम होगा आपको ये सारी चीजें, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने पूरी की पूरी बैटरी की चार्जिंग कंडीशन के बारे में समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि कोई भी बैटरी है ना, वो चार्जिंग मेथड कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, मतलब आपको पेपर में क्वेश्चन देगा, मोर देन वन करेक्ट ऑफ क्वेश्चन आने लगे, आप चाहे यूपीपीसीएल TG2 दे लें या आप रेलवे दे दें, RRB JEE दे लें या ITI में इसरो का एग्जाम दे लें, कोई भी एग्जाम अगर आप देंगे ना तो कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसके लिए आपको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। देखो उसमें ये पूछ रहा है कि भाई बैटरी चार्जिंग की कौन कौन सी मेथड है। सबसे पहली होती है कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड। कौन सी मेथड होती है दोस्तों? कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड। फिर होती है कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड। दूसरी मेथड क्या है? कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड। तीसरी होती है ट्रिकल चार्जिंग मेथड। तीसरी मेथड कौन सी होती है दोस्तों? ट्रिकल चार्जिंग मेथड। चौथी होती है रेक्टिफायर चार्जिंग मेथड। चौथी मेथड क्या है दोस्तों? रेक्टिफायर के द्वारा हम चार्ज करते हैं किसी भी बैटरी को, ठीक है ना। और पांचवी होती है बूस्टिंग चार्जिंग मेथड्स। अब मैं आपको इन मेथड्स को डिटेल में एक एक सारी की सारी समझाऊंगा, जो कि पेपर में आती है और डेप्थ क्वेश्चन आता है, हम उसको पूरा कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड की। कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड की बात करेंगे तो ये सबसे सत्यानाशन मेथड है। कैसी है ये दोस्तों? सत्यानाशन मेथड। सत्यानाशन मेथड का मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी खराब मेथड है, इसको कम उपयोग में लेते हैं हम, ठीक है। दूसरी बात करें तो इसमें जब हम चार्ज करते हैं, कांस्टेंट करंट चार्ज करते हैं, तो जो इसमें इनिशियल करंट होता है ना, उसका 1/10वां भाग हम करंट को देते हैं, करंट का देते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए। क्या ये बात समझ में आई? 1/10 पार्ट देते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जितनी भी बैटरियां हैं, जब चार्ज करना होगा ए वाली मेथड से, तो हम उसको किस में कनेक्ट करेंगे दोस्तों? सीरीज में। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट तो करंट रहेगा, लेकिन वोल्टेज यहाँ पे कैसा रहेगा? वेरिएबल। भाई सीधी सी बात है, इस मेथड का नाम क्या है? कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड। तो वोल्टेज कैसा रहेगा? वेरिएबल। और करंट कैसी रहेगी इसमें? कांस्टेंट। और सारी की सारी बैटरियां किसमें कनेक्ट रहेंगी दोस्तों? सीरीज में। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए भैया इसमें लॉस बहुत ज्यादा है, तभी तो ये सत्यानाशन मेथड है। जिसमें लॉस ज्यादा होंगे आउटपुट कम आएगा, आउटपुट कम आएगा तो एफिशिएंसी की वैल्यू गिर जाएगी, और एफिशिएंसी की वैल्यू गिर गई तो फिर मतलब क्या उस चीज का यूज करना, समझ रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, भाई अगर बड़ी बैटरी है तो ये 110 से लेके 120 वोल्ट डीसी को चार्ज कर सकती है, छोटी बैटरी 6 से 12 वोल्ट को भी चार्ज कर सकती है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। कांस्टेंट वोल्टेज मेथड का एक एक पॉइंट मैं आपको सिस्टमेटिकली पढ़ाता जाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज इसमें कांस्टेंट रहेगा। भाई नाम क्या है इसका? कांस्टेंट वोल्टेज। तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, करंट कैसी रहेगी? वेरिएबल। ध्यान रखना इसमें जो चार्जिंग वोल्टेज है ना, वो बैटरी के वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। सही बात है। भाई एक बात बताओ, जब आपका
चार्ज करने वाला वोल्टेज बड़ा नहीं होगा तो क्या वो आपकी बैटरी को चार्ज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। भाई एक बात बताओ, अगर आपकी कमाई आपके खर्चे से कम रह गई तो क्या होगा? आप कर्जे में चले जाएंगे। मतलब जितना आप कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च करेंगे तो क्या होगा? आप कर्जे में ही तो चले जाएंगे। ये बात समझ में आई? तो जब आपको आपका इनपुट बड़ा होना चाहिए तभी तो उसका आउटपुट मिलेगा। मतलब इस बात का ये है कि जिस बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं और जिससे चार्ज कर रहे हैं उसका वोल्टेज बड़ा होना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा ये बैटरी क्या करेगा? उसी उसको उल्टा करंट देने लगेगी। क्योंकि बैटरी करंट की हमेशा एक टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। आपने कभी कभी देखा होगा, जब आप अपना मोबाइल है ना लैपटॉप में केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो आप देखना आपका मोबाइल चार्ज होने लगता है, क्योंकि जो उसमें लैपटॉप में जो बैटरी है वो आपके मोबाइल की बैटरी से ज्यादा बड़ी बैटरी है। तभी तो आप देखना कि वो डाटा केबल जो लगाते हैं तो अपना मोबाइल उल्टा चार्ज होने लगता है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं कि जब हम वोल्टेज वाली मेथड का उपयोग करते हैं तो यहाँ सारे के सारे जो वो है ना पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। किसके? बैटरी के। अगर हम करंट की बात करें दोस्तों तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और जब हम वोल्टेज की बात करेंगे तो हम सारे की सारी बैटरियों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है। अब ये बात करेंगे भाई फास्ट चार्जिंग है, मतलब ये मेथड अच्छी है भाई, पैरेलल में है तो एक साथ सारी की सारी बैटरियां एक साथ चार्ज होंगी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तभी तो ये फास्ट चार्जिंग कहलाएगी। भाई इसमें इनिशियल करंट है ना वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, बाद में करंट धीरे धीरे लो होने लगती है। क्यों होने लगती है भाई? एक बात बताओ, ये मेरा हायर पोटेंशियल है, ये मेरा लोअर पोटेंशियल है। ठीक है। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा करंट ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो हैवी मात्रा में आएगी। एक समय क्या होगा, जब ये बैटरी चार्ज होती चली जाएगी तो करंट तो ये इसके बराबर आता चला जाएगा। देख रहे हैं आप? जब ये दोनों बराबर आएंगे क्या दोनों के बीच में करंट फ्लो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा करंट फ्लो, क्योंकि करंट हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। तो आपकी जो बैटरी कनेक्टेड है वो बैटरी का भी तो वोल्टेज बढ़ेगा, वो वोल्टेज बढ़ के बराबर किसके आ जाएगा? जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट के बराबर आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो क्या होगा? एक पावर कट ऑफ आ जाएगा। पावर कट ऑफ आ जाएगा फिर बैटरी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? चलिए इसकी जो एफिशिएंसी है ना भाई 10% से डिक्रीज होती है और कैपेसिटी से हमेशा 20% से इंक्रीज होती है। जब भी हम मतलब कांस्टेंट वोल्टेज मेथड का यूज करेंगे तो उसकी कैपेसिटी जो है ना 20% से इंक्रीज होगी और एफिशिएंसी 10% से गिर जाएगी। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 10% से गिर जाएगी। भैया कार हो, बस हो, ट्रक हो, स्कूटर हो, और 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 जितनी भी ऑटोमोबाइल सेक्शन है वहां पे हम कांस्टेंट वोल्टेज मेथड का उपयोग करते हैं। आजकल देख रहे होंगे आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और धीरे धीरे ट्रेंडिंग में जा रहा है। क्योंकि हमारे पास अभी क्या है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल के जगह जगह स्टेशन नहीं है। जैसे ही पेट्रोल पंप के बगल से इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टेशन लगेंगे फिर आप देखना इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना बूम पकड़ेगा। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे, अगर 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी है तो आपका सोर्स का वोल्टेज 15 वोल्ट होना चाहिए और 2.3 से लेकर 2.5 वोल्ट पर सेल होना चाहिए। मतलब 2.3 वोल्ट पर सेल चार्ज करना है तो 2.5 वोल्ट पर सेल चाहिए आपको। मतलब सीधी सी बात यह है कि जिस बैटरी को चार्ज करना है उससे बड़ा ही आपके पास क्या होना चाहिए? उससे बड़ा ही क्या होना चाहिए? उसी से बड़ा आपका वोल्टेज होना चाहिए, तभी जाके आपकी बैटरी चार्ज हो पाएगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अभी 5 मिनट में फिर से बात करते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद ये चैप्टर सेल का पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस क्लास में। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट मेथड है ट्रिकल चार्जिंग मेथड। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रिकल चार्जिंग होती क्या है, इसको क्यों करते हैं हम, ट्रिकल चार्जिंग को हम क्यों करते हैं। देखो दोस्तों ट्रिकल चार्जिंग को क्यों करते हैं, जब हम किसी भी बैटरी को या किसी भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है या इलेक्ट्रिकल गैजेट है जिसमें बैटरी लगी है, अगर हम उसको हम बहुत दिन तक यूज नहीं करते तो आप देखना उसके अंदर क्या होगा कि जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है ना वो जम जाता है और कड़ा पड़ने लगता है। क्या हो जाता है? कड़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सल्फेशन। क्या बोलते हैं उस चीज को? सल्फेशन। जिसके कारण क्या होगा? बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और वो बैटरी फूल के खराब हो जाएगी। ये बात समझ में आई? तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिकल चार्जिंग मेथड का उपयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इस ट्रिकल चार्जिंग में सबसे पहली बात तो इसकी ये है कि ये सल्फेशन को दूर कर देती है। सल्फेशन का दूर करने का मतलब ये है कि उसको कभी भी बंद अवस्था में नहीं रखना सेल को। कि ऐसा नहीं है कि हमने कोई बैटरी उपयोग में नहीं ली तो उसको उठा के सीधे कबाड़े में डाल दी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप उसका उपयोग नहीं कर रहे फिर भी आपको उसको एक बहुत मिनिमम रेट पे चार्ज करके रखना है। फुल लोड करंट का केवल 2 से 3% देना है। जैसे जब कोई हम बैटरी का उपयोग नहीं कर रहे तो उसको हम रख देते हैं, एक चार्जर से कनेक्ट कर देते हैं और उसमें जो फुल लोड करंट होती है मात्र उसका 2 से 3% करंट। मतलब मान लो कि फुल लोड करंट 100 एम्पियर है तो 2 या 3 एम्पियर पे उसको परमानेंटली चार्ज होते रहना चाहिए। जिससे क्या होगा कि जो उसका जो H2SO4 है या उसके अंदर जो भी सल्फेशन पड़ा हुआ है वो जो इलेक्ट्रोलाइट है ना वो कड़ा नहीं होगा, मतलब वो सूखेगा नहीं।
ये बात समझ में आई। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें चार्जिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा होगा। भाई सीधी सी बात है कि आपको उसको उपयोग में लेना है, नहीं लेना ना तो आप उसको एक लंबे समय के लिए चार्ज पे लगा दीजिए, बहुत धीमे धीमे चार्ज होता रहे, उसमें करंट फ्लो होता रहे, जिससे उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सॉलिड अवस्था में ना जाए। क्या ये बात समझ में आई? मतलब ठोस अवस्था में ना जाए, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम बोलते हैं ट्रिकल चार्जिंग। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भाई जो ट्रिकल चार्जिंग है उसमें हम किस समस्या को दूर कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें दो इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो फुल लोड करंट का 2 से 3% करंट देते हैं। दूसरी बात ये सल्फेशन मेथड को खत्म कर देती है समस्या को। अब हम बात करते हैं अगली मेथड की। भाई ये मेथड है रेक्टिफायर मेथड। भाई रेक्टिफायर की मदद से भी हम अपनी बैटरियां चार्ज करते हैं। आप अपने जीवन में जितनी भी बैटरियां चार्ज कर रहे हैं, चाहे आप मोबाइल की बैटरी देख लें, चाहे आप लैपटॉप की बैटरी देख लें, चाहे आप टमटम रिक्शे वाले की बैटरी देख लें, चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की कार की बैटरी देख लें, सबके साथ आपको एक चार्जर मिलता है इतना बड़ा, मालूम होगा आपको। और मोबाइल के साथ इतना बड़ा, ये भी मालूम होगा। तो यही चार्जर है, इसी के अंदर क्या लगा होता है दोस्तों, रेक्टिफायर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेक्टिफायर एक्चुअलिटी में होता क्या है। तो रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, ऐसा कन्वर्टर जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। मतलब एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों, डीसी में। इसी चीज को क्या कहते हैं हम, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक तो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर भी दो टाइप के होते हैं, सेंटर टैप होता है और ब्रिज टैप होता है। तो आज के जमाने में हम जिस रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं वो करते हैं ब्रिज टैप रेक्टिफायर, जिसमें कितने डायोड लगे होते हैं दोस्तों, 4 डायोड लगे होते हैं। हाँ, तो आज मैंने रेक्टिफायर को भी एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब हम बात करते हैं कि रेक्टिफायर मेथड में हम किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। इसी को हम एडेप्टर मेथड कहते हैं, इसी को हम चार्जर मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं पहले। मतलब जो आपके घर में जो करंट आ रहा है वो एसी करंट है, और आपके मोबाइल में जो करंट फ्लो होता है वो डीसी पर काम करता है, आपका पूरा का पूरा मोबाइल। तो पहले हम क्या करते हैं, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं, फिर बैटरी को चार्ज करते हैं, फिर हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। फिर आपका जो मोबाइल है वो पूरा का पूरा किस पे ऑपरेट हो रहा है, डीसी पे, क्योंकि आपके मोबाइल में जो बैटरी है वो डीसी करंट पे काम कर रही है। क्लियर है? चलिए यहाँ पर एसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, और डीसी में आप फ्रीक्वेंसी कितनी होती है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई जो भी बैटरी है उसको चार्ज करने की अवस्था की हम जांच करेंगे कि भाई कोई बैटरी खराब है, अच्छी है, इनको किन चीजों से टेस्ट करते हैं। तो भाई ये 3 मेथड है जिससे हम किसी भी बैटरी की चार्जिंग अवस्था की जांच कर सकते हैं। पेपर में ये पूछ सकता है कि भाई लोगों इसमें से कौन सी उपयोग नहीं की जाती। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको, मैंने क्या बोला। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। एक तो इसका उपयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं, या गैस डिस्चार्ज का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इन तीनों से हम बैटरी के डिस्चार्जिंग मेथड या चार्जिंग मेथड की जांच कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर में एक्चुअलिटी में होता क्या है, इसमें एक रबड़ का एक, मैं बताता हूं, एक रबड़ का एक बाल्ब टाइप का होता है, बाल्ब नहीं कहेंगे, जैसे पोली टाइप की होती है जो दवाई पिलाने के लिए काम आती थी ना पहले, वो ड्रॉपर आता था दवाई पिलाने वाला, ऐसे ही बड़ा वाला ड्रॉपर होता है। उसको हम क्या करते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जो ड्रॉपर है, मैं बता देता हूं किस टाइप का होता है। देखो इस तरीके का होता है वो, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके का होता है वो ड्रॉपर टाइप का। जब हम यहां से और यहां से फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इसमें ऊपर बढ़ेगा, और इसमें स्केल मेंशन होती है। इसमें क्या होती है दोस्तों, स्केल मेंशन होती है। तो ये जो हाइड्रोमीटर है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे प्रेस करेंगे और इसके अंदर डालेंगे। जैसे इसके अंदर डाल के छोड़ेंगे तो यहां से क्या होगा, यहां से आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट चढ़ेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट जिस जगह तक पहुंचेगा, मान लो कि इलेक्ट्रोलाइट चढ़ के यहां तक आ गया, तो इतनी चीज को हम मेजर कर लेंगे। कितनी चीज को मेजर कर लेंगे दोस्तों, इतनी चीज को मेजर कर लेंगे। ये इसका क्या बताएगा, घनत्व, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, जब फुल चार्ज होती है तो इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व कितना होता है, 1.25 से लेकर 1.28, आपको याद होगा मैंने बताया था। तो वो इसी चीज से हम जांच करते हैं। अगर आपकी पूरी तरीके से डिस्चार्ज है तो 1.18 से कम आ जाएगा आपका क्या घनत्व, जो है डेंसिटी है वो 1.18 से कम आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं हाई रेट डिस्चार्ज मेथड की। हाई रेट डिस्चार्ज मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें 0 से 3 वोल्ट तक माप सकते हैं, ठीक है ना। बैटरी 3 सेकंड से अधिक पे नहीं लगाते। हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर का मतलब ये होता है कि बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं अपन हैवी करंट के थ्रू, है ना। और इस बात का विशेष ध्यान रखना, 3 सेकंड से ज्यादा उस पर हाई रेट डिस्चार्ज नहीं करते, नहीं तो बैटरी डैमेज हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं गैस डिस्चार्ज। गैस डिस्चार्ज में क्या होता है कि जब कोई बैटरी चार्जिंग अवस्था में जाती है तो उसके अंदर गैस के बुलबुले बनने थे। और किसी भी बैटरी के स्ट्रक्चर में, मैंने शुरुआत में इसका स्ट्रक्चर जब पढ़ाया था तो इसमें एक बेंट प्लग का यूज किया था।
वो जो बेंट प्लग है ना, उस बेंट प्लग का ढक्कन खोल देते हैं, जिससे उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकल के बाहर आ जाती है और बैटरी सही सलामत बच जाती है। ये बात समझ में आई? तो इसमें सीधा सीधा लिखा है कि बेंट प्लग को खोल देते हैं और गैस बाहर निकल जाती है। क्या ये बात समझ में आई? मतलब बेंट प्लग अपने आप खुल जाएगा। ऑटोमेटिक बेंट प्लग भी आते हैं जो कि बाल्ब से कनेक्ट होते हैं। जैसे ही गैस का प्रेशर नीचे से बनेगा, वो बाल्ब खट से ऊपर की तरफ खुल जाएगा, जैसे कुकर का ढक्कन की जो सीटी है वो एकदम से प्रेशर के कारण खुलती है, वहां से गैस निकल जाएगी और बैटरी हेल्दी अवस्था में बनी रहेगी। क्या ये बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं कि कोई भी बैटरी जब हम घर पे लाएंगे तो उसकी हमें रख रखाव कैसे करते हैं, वो क्या तरीके हैं जिससे हम अपनी बैटरी की रख रखाव करें और किन किन चीजों का ध्यान रखें। मतलब कोई भी चीज उपयोग करने से पहले उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी जाती हैं। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो ये डिवाइस और ये बैटरी लंबे समय तक काम करेगी। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई इसको 1.8 वोल्ट से डिस्चार्ज नहीं करना। आप अपने मोबाइल में आप इतने सत्यानाशी हो जाते हैं, हम लोग, मैं क्या आप और हम इतने सत्यानाशी हो जाते हैं, इतना अत कर देते हैं मोबाइल पे रीच देख देख के कि वो 1% पे भी चिल्लाता है, वैसे वो 15% या 20% पे आपको बोलता है। क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि भाई लोगों, इससे अगर कम पे आपने चार्ज डिस्चार्ज किया तो बैटरी खराब हो जाती है। लेकिन जब तक वो बिल्कुल ही ये नहीं कहने लगता कि भाई अब मैं मर रहा हूं, 1% बचा है, अब तो छोड़ दे, चार्ज पर लगा दे, तब जाके हम लगाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि वो स्विच ऑफ हो जाता है। ये आपकी डैमेज कंडीशन है, मतलब आपके बैटरी के मोबाइल को जल्दी खराब कर सकती है। इसलिए आप 50% से जैसे ही नीचे जाए तो आप उसको चार्जिंग पे लगा दें। और इस चीज का, वैसे पहले जो मोबाइल आते थे ना, उसमें होता क्या था, पहले में ऑटो कट नहीं होता था। मतलब हम रात में मोबाइल लगा देते तो वो धुआंधार चार्ज हो रहा है और सुबह जाके बैटरी को गर्म करके 1-1.5 महीने में बैटरी फूल के खराब हो जाती थी। लेकिन आजकल के जो मोबाइल आ रहे हैं वो ऑटो कट स्विच पे काम करते हैं। ऑटो कट स्विच क्या होता है कि वो देख लेता है, मतलब वो कंपेयरिंग स्टडी लगाता है। जैसे ही वो 100% मोबाइल चार्ज होगा, वो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल की जो आपने जो सी टाइप केबल लगा रखी है वो डिस्चार्ज कर देगा, मतलब डिस्कनेक्ट कर देगा, है ना। तो अब मोबाइल खराब नहीं होते, भले ही आप रात भर चार्ज पे लगा के सो जाएं। क्या ये बात समझ में आई? तो आपको ध्यान रखना है कि 1.18 से 18 वोल्ट से इसको कम पे डिस्चार्ज नहीं करें और हर हफ्ते में इसको चार्ज और डिस्चार्ज करते रहें। मतलब आपकी जो बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी है, ऐसा कि साल में 2 बार चार्ज कर रहे हैं या 3 महीने में 2 बार चार्ज कर रहे हैं या 6 महीने में चार्ज, हर हफ्ते उसको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में रखना है। क्यों रखना है? जिससे उसके कारण सल्फेशन, जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ज्यादा समय तक करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि उसमें सल्फेशन, मतलब कि जो उसका इलेक्ट्रोलाइट है ना, जो उसका विद्युत अपघट्ट है ना, वो सॉलिड होना स्टार्ट हो जाएगा, कड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो उसमें ध्यान रखें, इलेक्ट्रोलाइट 10 से 15 ऊपर तक भरा होना चाहिए। मतलब जो बैटरी का लेवल होता है ना, उससे 10 से 15 मतलब खचाखच उसमें भरा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। आप देखते हैं जब आपकी बैटरी समय बढ़ता जाता है तो आपकी बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है वो नीचे की तरफ गिरता जाता है। फिर आप उसमें क्या करते हैं, उसके लेवल को अप करने के लिए आप उसमें डिस्टिल वाटर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं दोस्तों? डिस्टिल वाटर। ये बात समझ में आई? जो बैटरी का पानी जिसको बोलते हैं, वो उसको मिलाएंगे तब जाके उसका लेवल मेंटेन होता है। तो खचाखच आपकी बैटरी भरी होनी चाहिए, इतनी भी नहीं कि वो लीकेज करे, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं अपन इसका टेम्परेचर। 40 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्रॉस का साइन मतलब ये बता रहा है कि 40 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसका? किसका? आपके इलेक्ट्रोलाइट का। अगर उसका 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो बैटरी लॉस ज्यादा करने लगेगी। क्या ये बात समझ में आई? भाई ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूं कि जब आप रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेंगे, बैटरी के लॉस बढ़ेंगे, बैटरी के लॉस बढ़ेंगे तो बैटरी की क्षमता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? बैटरी की क्षमता कम हो जाएगी। और इस पर डिस्चार्ज 3 सेकंड से ज्यादा हाई रेट पर डिस्चार्ज ना करें। जब आप हाई रेट डिस्चार्ज चेस्टर मेथड का यूज कर रहे हैं तो 3 सेकंड से ज्यादा हाई रेट पे आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते। अगर उससे ज्यादा रेट पर डिस्चार्ज करेंगे तो बैटरी के अंदर बकलिंग इफेक्ट आ जाएगा, बैटरी की जो प्लेटें हैं वो मुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मुड़ जाएंगी, कर्व शेप में आ जाएंगी। और ज्यादा कर्व शेप में आ गई, मतलब बकलिंग का मतलब होता है एक ऐसे एक ऐसे, और बहुत ज्यादा हो गई तो आपस में टकरा जाएंगी, तो ये क्या क्रिएट कर देंगी? शॉर्ट सर्किट। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो आज का आपका जो लास्ट लेक्चर था वो बैटरी आपने पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली, ठीक है ना। अब हम कल से नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे और नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रही हो, आपका कुछ नहीं लग रहा है यार, फ्री में सारी चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, एक एक टॉपिक सिस्टमेटिकली, और आप यकीन मानना जब इस टॉपिक को आप पढ़ लेंगे फिर पेपर में कोई भी आप क्वेश्चंस लगाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको कोई बैच खरीदने की जरूरत नहीं है, किसी का बैच लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको कोई भी बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं 200 रुपए 500 रुपए का भी मत खरीदिए, आप इसी से पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।